गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो कल के लिए सॉरी, कल क्लास डिले हो गई क्योंकि कल थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। ऑफलाइन बैच वालों की क्लास लेने के बाद से थोड़ा हेडेक स्टार्ट हो गया था। तो अभी इसीलिए मैं सुबह सुबह अपलोड कर रहा हूँ क्लास 14 और शाम को कर दूँगा क्लास 15। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए, याद कीजिए, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं क्या कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86 अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी? ठीक है, तो देखिए, पहले तो ये पार्ट 4 में आता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 ए में, और फिर आर्टिकल 51 ए में आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो देखिए ये है क्या, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू हिज चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना पेरेंट्स की ड्यूटी है। ये बताया गया है 11th फंडामेंटल ड्यूटी में। ठीक है, उसके बाद ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से आई थी। और ओरिजिनली इन्होंने आठ बोला था फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखने को, लेकिन हमने रखी थी 10। ठीक है, तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये 42nd अमेंडमेंट से आई थी, और 11th 86th अमेंडमेंट से, याद रखिएगा। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिशिएबल, तो ये क्वेश्चन आते रहता है। तो ये नॉन जस्टिशिएबल है, इसका मतलब है कि अगर कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं निभा रहा है अपनी, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल ये होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, विच साइंटिस्ट सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। ठीक है, तो ये किसने सिंथेसाइज़ किया था यूरिया कंपोनेंट जो है? ठीक है, ये एफ वॉलर ने किया था। ठीक है, और बैथोल्ट ने क्या किया था? बैथलॉट ने, इसने मैथेन को मीथेन मीथेन को सिंथेसाइज़ किया था, और मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसका भी देख लीजिए। यूरिया का होता है NH2CONH2। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, NH2CO फिर से NH2। ये किसका फार्मूला होता है? ये यूरिया का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री इन इंडिया? तो सबसे ओल्डेस्ट और वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री कौन सी है हमारी? तो वो है हमारी कॉटन मिल। 1818 में स्टार्ट हुई थी, और फोर्ट ग्लॉस्टर में। और सेकंड जो हुई थी वो 1854 में, जिसको बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मशीन, याद करिए, हम पहले पढ़ चुके हैं ये। और फर्स्ट जूट इंडस्ट्री कब हुई थी? 1855 में, एक्लैंड मिल में, कैलकाटा में। और कॉटन ब्लैक सॉइल में अच्छा होता है कॉटन। क्वेश्चन नंबर 4, रिकेट्स। देखिए, ये विटामिन्स की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो रिकेट्स किसकी वजह से होती है? किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? विटामिन डी की वजह से। कुछ और देख लेते हैं, जैसे विटामिन ई, इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं। इससे नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है इसकी कमी से। और विटामिन सी से, इसको असॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, इससे स्कर्वी होती है और ब्लीडिंग गम्स होते हैं। विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, इससे भी ये अभी हमने पढ़ा, रिकेट्स और ऑस्टियोप्रोसिस। ठीक है, विटामिन ई, जिसको कि टोकोफेरोल भी बोलते हैं, इससे क्या होता है? एंटी स्टर्लिटी, जिसको बोलते हैं बांझपन, मतलब कंसीव नहीं कर पाना बेबी। उसके बाद विटामिन के, इससे क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, इसकी कमी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन? तो याद कीजिए, डिफेक्शन से याद किया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पूरे 12 टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो डी कहाँ है इसमें? डी में, डी के कहाँ है इसमें? टीयर्स ऑफ ओल्ड, डी में, तो TEARSOFOLD, तो शेड्यूल 10 में ही होगा। ठीक है, शेड्यूल 10 आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द फेमस म्यूजिशियन विष्णु गुरु जोग, याद कीजिए, वीजी जोग दिखाया था मैंने आपको। तो किससे रिलेटेड है? ये वायलिन से रिलेटेड है। ठीक है, और वायलिन से और कौन है? TN कृष्णा, नगाई मुरलीधरन। फ्लूट से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र प्रसन्ना, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, तबला से जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, विक्रम घोष, निखिल घोष, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, श्री हरिकोटा आइलैंड इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पे? तो याद कीजिए, जब हमने चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ा था, तो वो कहाँ से लॉन्च हुआ था? श्री हरिकोटा से। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से, तो वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8,
विच ग्लैंड्स हेल्प इन डाइजेशन इन द स्टमक, तो कौन से ग्लैंड करते हैं हेल्प डाइजेशन में, तो ये करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, याद रखना है इसको। अब देखिए एक पाइनियल होता है, पाइनियल ग्लैंड, तो ये पी साइज़ होता है, पी साइज़, ठीक है, ये पूछ लेते हैं पी साइज़ ग्लैंड कौन सा होता है। पी साइज़ मतलब ये मटर का दाना होता है ना, उतना छोटा सा ग्लैंड होता है ये, ठीक है। और थायराइड्स, तो ये हमारा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये वी है, ठीक है, 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1951 से 56 तक, और किस पे बेस्ड था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। और इसमें क्या हुआ था, आईआईटीज़ और डैम्स एस्टेब्लिश हुए थे, और ये किस पे फोकस दे रहा था, एग्रीकल्चर पे। और सेकंड 5 ईयर प्लान ये 1956 से 61 तक था, किस पे बेस्ड था, पीसी महालनोबिस मॉडल पे। इसमें 3 स्टील प्लांट्स एस्टेब्लिश हुए थे, और ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से एसोसिएटेड था, ठीक है, उस पर फोकस दे रहा था। 7th 5 ईयर प्लान राजीव गांधी के टाइम पे था, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं FWP। इसने फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी, इन तीनों पे फोकस दिया था, टारगेट रखा था 5% का, और अचीव कर दिया था 6%, ठीक है। और अब देखिए 3 बीच में गैप आए थे, हर 5 साल बाद होते हैं ना 5 ईयर प्लान, उसमें 3 गैप आए थे। पहला आया था 3rd 5 ईयर प्लान के बाद, जिनको प्लान हॉलीडेज़ बोलते हैं। दूसरा आया था 5th 5 ईयर प्लान के बाद 1974 से 78 तक, इनको रोलिंग प्लान्स बोलते हैं। और तीसरा गैप कब आया था, 7th प्लान के बाद 1985 से 1990 तक चला था 7th 5 ईयर प्लान। तो 1991-2 में क्या था, ये एनुअल प्लान्स थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर इज़ रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये यूनिटरी फीचर्स है। आप देख लीजिए फीचर्स थोड़े देख लेते हैं। तो फीचर्स, फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स, ठीक है, ये फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फेडरल फीचर्स में क्या था, बाईकैमरलिज्म, ठीक है, जिसको डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हो आप। सेंटर में अपनी गवर्नमेंट है अलग, स्टेट में अलग है। उसके बाद रिजिड, फेडरल फीचर्स में आता है रिजिड, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इजी नहीं है, ठीक है, तो ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यूनिटरी फीचर्स में आ गया फ्लेक्सिबल। अब आप सोच रहे होंगे रिजिड और फ्लेक्सिबल ये तो अपोजिट है एक दूसरे के, तो दोनों कैसे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है, प्रोसीजर बहुत मुश्किल है, और कुछ चीज़ें जो ईजिली अमेंड हो जाती हैं, तो इसीलिए रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। और सिंगल सिटीजनशिप, ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सिंगल सिटीजनशिप, ये दोनों यूनिटरी फीचर्स हैं इसके, ठीक है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का किसी भी स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी किस में आती है, हमारी यूनिटरी फीचर्स में आती हैं, ठीक है। अब गवर्नर देख लीजिए, तो गवर्नर के बारे में पार्ट 4 में आता है, और आर्टिकल 153 से 162 तक आता है, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए डांडेकर एंड रथ कमेटी जो 1971 में आई थी, ये सारी पॉवर्टी से रिलेटेड वाली कमिटीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद अलग कमेटी आई थी एक, उसके बाद लकड़वाला कमेटी जो 2009 में आई थी, ये किससे रिलेटेड थी, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड को रिप्लेस किया गया था किससे, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। और रंगाराजन कमेटी जो है, इसने मॉडिफाइड मिक्स्ड ये रेफरेंस पीरियड, ये वाला सिस्टम दिया था, ठीक है। ये URP से MRP चेंज हुआ, इसमें URP से MRP, और इसमें MRP से MMRP, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा पॉवर्टी को देख लेते हैं, ये सारी पॉवर्टी से रिलेटेड है, बता दिया मैंने आपको। तो अब पॉवर्टी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, तो 21.9% पॉवर्टी थी, ठीक है। उसमें रूरल पॉवर्टी कितनी थी, 25.7 और अर्बन 13.7। क्वेश्चन नंबर 13, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1982 में, और ये किस में दिया जाता है, ये साइंस में प्रोग्रेस जिसने की है उसको दिया जाता है। तो अभी 10 मिनट भी नहीं हुए और आज की वीडियो हो गई ख़त्म। तो करंट अफेयर शॉर्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु रिसेंटली रिसीव द लोकमान्य तिलक अवार्ड, तो ये नरेंद्र मोदी जी को मिला लोकमान्य तिलक अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द कैनेडा ग्रैंड प्रिक्स 2023, किसने जीता, तो लक्ष्य सेन ने जीता, ठीक है। किसको हराया, तो ली शिफैंग को हराया जो कि चाइना के थे। इसके साथ ही 10 मिनट में वीडियो ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।